दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन के मकसद के बारे में सोचा है? अपने जन्म का कारण और अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या यह कभी सोचा है? अगर हाँ, तो आपको इकिगाई बुक अवश्य पढ़नी चाहिए, जो हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कारकों को समझने में मदद करता है। इकिगाई किताब दूसरे किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से अलग है। यह न केवल सिद्धांतों पर फोकस करती है, बल्कि इसमें वास्तविक अनुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान भी शामिल है। अगर आपकी अंग्रेजी ज्यादा मजबूत नहीं है या आप लंबी लंबी किताबों को पढ़ने के बजाय संक्षिप्त सारांश को पसंद करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें हर अध्याय का संक्षिप्त विवरण है, जिससे आपको किताब की महत्वपूर्ण बातें समझने में मदद मिलेगी। तो आइए इस बेहतरीन किताब को सारांश में समझते हैं। इस किताब को शुरू करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों को मिलाकर बना है, इकी, जिसका अर्थ है जीना, और गाई, जिसका अर्थ है कारण, जिसका अनुवाद है जीने का कारण। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो आपको खुद से ये 4 प्रश्न करने होंगे। पहला, आप किससे प्यार करते हैं? दूसरा, आप किस कार्य में बेहतरीन हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, आपको किस काम के लिए लोग रुपए देंगे? ये प्रश्न आसान से लग सकते हैं, परंतु इनका उत्तर देना आसान नहीं है। इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करना होगा। यह पुस्तक भी आपको आत्मनिरीक्षण सिखाती है और एक लंबे, सफल और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाती है। फ्रांसिस मिरल्स और हेक्टर गार्सिया ने इस किताब को लिखा है। पहला चैप्टर, इकिगाई। इस अध्याय में मनुष्य के होने की वजह खोजने की बात की जा रही है। जापानी लोगों का मानना है कि हम सबकी एक इकिगाई यानी जीने की वजह होती है, बस ज्यादातर लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। जो लोग इसे ढूंढ लेते हैं वे अपना जीवन सफल, खुशहाल और स्वस्थ से भरपूर बिताते हैं। इस किताब में जापान के एक द्वीप ओकिनावा का जिक्र है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। इन लोगों का मानना है कि हमारा इकिगाई ही एक वजह है जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं। किताब में परेटो के 80-20 रूल की भी चर्चा की गई है। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि आपको कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, सिर्फ 80% तक ही खाना खाएं। ऐसा करने से हमारा दिल और दिमाग हेल्दी रहेगा। आइए इसको संक्षेप में समझते हैं। एक मिशन यानी लक्ष्य। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को खोजना चाहते हैं तो आपको खुद से 2 चीजें पूछनी चाहिए। आपको क्या करने से प्यार है? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 2, वोकेशन यानी पेशा। आपको जीवन में कौन सी नौकरी या पेशा करने की जरूरत है? इसे जानने के लिए आप खुद से 2 प्रश्न पूछकर उत्तर खुद ब खुद समझ सकते हैं। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपको लोग किस कार्य के लिए पैसे दे सकते हैं? 3, प्रोफेशन यानी व्यवसाय। आप जीवन में कौन सा व्यवसाय करें ताकि आप सफल हों, यह जानने के लिए भी 2 प्रश्न हैं। आपको लोग किस कार्य के लिए पैसे दे सकते हैं? आप किस कार्य में कुशल या बेहतरीन हैं? 4, पैशन यानी जुनून। अगर आप अपने जीवन में पैशन यानी जुनून की तलाश कर रहे हैं तो आप यह 2 प्रश्न खुद से पूछें। आप किस कार्य में कुशल या बेहतरीन हैं? आप क्या करने से प्यार करते हैं? चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। इसका अगला अध्याय मनुष्य की लंबी आयु, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव से जुड़े विषयों पर बात की गई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी और अपने शरीर के बारे में ज्ञान को बढ़ाते हैं तो हमारी आयु खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेखक ने बताया है कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं
जो उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं। परंतु कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हम भले कितने ही एडवांस क्यों न हो जाए, हम कभी उम्र बढ़ना रोक नहीं सकते। किताब में आगे कहा गया है कि मनुष्य को कम से कम चिंता करनी चाहिए। चिंता करने की वजह से हमारे शरीर और दिमाग पर बहुत बुरे असर दिखने लगते हैं। आपके पास जीवन में जो कुछ भी है उसका आनंद लेना सीखना चाहिए। हम हर पल कोई भी कार्य करने से घबराते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, पर चिंता करने से हम भविष्य के परिणाम को तो नहीं बदल सकते, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जापान के वे लोग जो 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और खुशहाल जिंदगी व्यतीत की है, सलाह देते हैं कि हम सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके साथ ही हमें स्वस्थ भोजन का सेवन ही करना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रोज हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को गतिशील रखें। चैप्टर 3 फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। इस अध्याय में लंबा जीवन जीने और अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें, इस प्रश्न पर विचार किया गया है। अध्याय के शुरुआत में ही लोगोथेरेपी के बारे में समझाया गया है। लोगोथेरेपी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले विक्टर फ्रैंकल ने इंट्रोड्यूस किया था। यह सिद्धांत इस विश्वास पर स्थापित किया गया है कि मानव की प्रकृति एक जीवन उद्देश्य की खोज से प्रेरित है। हम अगर अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर लें तो वह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। इससे बढ़कर किसी के लिए प्रेरणा क्या हो सकती है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए। इससे वह व्यक्ति रात दिन उस उद्देश्य के पीछे पड़ जाएगा और उसे पूरा करने के लिए हर भरसक प्रयास करेगा। आगे किताब के लेखक कहते हैं कि लोगोथेरेपी यानी जीवन के उद्देश्य को खोजने की प्रक्रिया में 5 महत्वपूर्ण कदम हैं। स्टेप 1, सबसे पहले व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। स्टेप 2, इसके बाद चिकित्सक उसे दिखाता है कि आप जीवन में जो भी चीज महसूस कर रहे हैं वह आपके लिए कितना अच्छा या बुरा है, क्योंकि आपके अंदर सार्थक जीवन जीने की बेचैनी है और यही आपका उद्देश्य भी। स्टेप 3, इस थेरेपी के दौरान मरीज अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाता है। स्टेप 4, इसके बाद मरीज अपने मन से या तो भाग्य को स्वीकार करता है या ठुकरा देता है। स्टेप 5, जब व्यक्ति अपने इस नए जुनून को खोज लेता है तो उसके जीवन से सारी दुख परेशानियां चली जाती हैं। इसके बाद अध्याय में मोरिता थेरेपी के बारे में भी समझाया गया है। इस थेरेपी की कुछ मुख्य बातें हैं। आप जो भी महसूस करते हैं उसे स्वीकार करें और दबाएं नहीं। दूसरों को देखकर नकल करने के बजाय अपने अनुभवों से सीखें। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजें और सोचें कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। इस अध्याय के शुरुआत में लेखक कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में वह कार्य करते हैं जिन्हें करते समय हम एंजॉय करते हैं और हमें खुशी होती है तो समय का पता ही नहीं चलता। जैसे किसी पसंदीदा या रोचक किताब को पढ़ते हुए या रोचक फिल्म देखते हुए हमें यह एहसास ही नहीं होता कि समय कैसे बीत गया। वहीं इसका उल्टा अगर हमें वैसी चीजें करने के लिए कही जाए जिनमें हम रुचि नहीं रखते तो हर एक सेकंड बहुत भारी लगने लगता है। क्या आप जानते हैं कि इन सभी चीजों पर अगर आप गौर करते हैं तो आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। आप उन सभी एक्टिविटीज पर गौर करें जिन्हें करते समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप उन कामों पर गौर करिए जिन्हें करते समय आप दुनिया से अलग हो जाते हैं और उस काम को करने में खुशी महसूस करते हैं। आप कब खुश होते हैं? इन सभी चीजों पर गौर करके और खुद को उत्तर देकर हम अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आप जिस भी कार्य को करते हुए उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं उसे ही फ्लो कहते हैं। जीवन में सुखद अनुभव करने और अपने जीवन का इकिगाई ढूंढने के लिए हमें ज्यादा समय उन्हीं कार्यों पर खर्च करना चाहिए, परंतु इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, जैसे शराब पीना, फिजूल का खर्च, ज्यादा चॉकलेट खाना इत्यादि।
किताब में आगे उन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अपना ध्यान भटकने से खुद को रोक सकते हैं। एक मुश्किल काम चुनें। स्पष्ट, ठोस उद्देश्य रखें। किसी एक कार्य पर ध्यान लगाएं। चैप्टर 5, मास्टर ऑफ लॉन्जेविटी। बुक के इस अध्याय में लेखक ने जापान में रह रहे उन लोगों से लंबे जीवन का राज पूछा है जिन्होंने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं। लंबा जीवन जीने के मामले में सबके अलग अलग विचार हैं। चलिए जानते हैं कि आप इतना लंबा जीवन कैसे जी सके के प्रश्न पर सभी ने क्या कहा। एक मिसाओ ओकावा, 117 साल। इनका कहना है कि सिर्फ खाओ और सोवो। आपको आराम करने की कला आनी चाहिए। 2 मरिया कैपोविला, 116 साल। मैं नहीं जानती कि एक लंबे जीवन का राज क्या है। बस मैं इतना कहूंगी कि मैंने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। 3 जीन कॉलमिंट, 122 साल। मुझे कुछ नहीं दिखता, अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे सब कुछ बुरा लगता है लेकिन सब कुछ अच्छा है, उन्होंने अपने 120वें जन्मदिन पर कहा था। इससे लेखक कहते हैं कि उनके लंबे जीवन का राज उनका हास्य वृत्ति यानी सेंस ऑफ ह्यूमर था। 4 वॉल्टर ब्रूनिंग, 114 साल। आपको अपना दिमाग और शरीर दोनों हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। मैं दिन में 2 बार भोजन करता था और मैं तब तक काम करता रहा जब तक कि मैं कर सकता हूं। 5 अलेक्जेंडर इमिक, 111 साल। मैंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाई। दुनिया के कई हिस्सों में 100 वर्षों से ज्यादा जीने वाले लोग पड़े हैं, परंतु जापान उन सभी देशों या जगहों में लंबी उम्र के लोगों की संख्या में सबसे आगे है। इसका कारण सही और संतुलित भोजन लेने के साथ ही अपने सेहत पर नजर रखना और समय समय पर चेकअप कराना एक बढ़िया बात है। जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन की मुख्य वजह यह है कि उनके अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी और दिन भर एक्टिव रहने का जुनून है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास कोई काम करने को नहीं है और आप फिर भी व्यस्त रहना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको आपके जीवन का इकिगाई, पर्पस टू लिव मिल गया है। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस। इकिगाई बुक के 6ठे अध्याय में लेखक ने जापान के कुनिगामी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ओगिमी का जिक्र किया है। वे यहाँ मुख्य रूप से लंबी आयु जी रहे लोगों के रहन सहन, खान पान, क्रियाकलाप, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने और परखने आए हैं। अध्याय के शुरुआत में आप पाएंगे कि लेखक ओगिमी पहुंचते हैं और ढेरों आयोजनों में भाग लेते हैं। ओगिमी में मिली एक 88 साल की महिला युकी से लेखक रेस्तरां में ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करते हुए युकी लेखक को बताती है कि लंबा जीवन जीने का राज भोजन नहीं है। उनके हिसाब से यह बहुत ही कम महत्व रखता है। लंबा जीवन जीने का राज है मुस्कुराना और अच्छा समय बिताना। आगे आप पाएंगे कि किताब के लेखक ढेरों प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल हो रहे हैं और ढेर सारी बातें होती हैं। इन सभी बातों में मुख्य विषय खुश रहना, लंबा जीवन ही है। लेखक ने काफी समय वहां लोगों के इंटरव्यूज लेते हुए बिताए। इंटरव्यू की कुछ मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं जो जीवन के सिद्धांत, उद्देश्य और लंबे जीवन के बारे में होती हैं। 1, हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और दिल को हमेशा खुशमिजाज रखना चाहिए। 2, एक अच्छे जीवन के लिए अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। 3, लोगों से दोस्ती करें और उसे निखारें। 4, किसी भी चीज में जल्दबाजी न दिखाएं। 5, आशावादी होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले लेखक ने नीचे दिए डेटा का जिक्र किया है। इस आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में ही है। दूसरी तरफ ओकिनावा की जीवन प्रत्याशा जापान देश के औसत से भी ज्यादा है। लेखक ने कहा है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि लोग सही मात्रा में और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं। सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन हमारे दिल, दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखता है।
ओकिनावा पर एक रिसर्च किया गया था जिसके कंक्लूजन्स हैं। यहाँ के लोग ढेरों प्रकार की सब्जियां, फल इत्यादि खाते हैं जिससे उनके शरीर को हर तरह का विटामिन मिलता है। यहाँ के लोग 5 अलग अलग तरह की सब्जियां और फल खाते हैं। ओकिनावा का मुख्य भोजन सफेद चावल है। लोग चीनी खाने से परहेज करते हैं। निवासी प्रतिदिन सिर्फ 7 ग्राम नमक का सेवन ही करते हैं। यहाँ के निवासी हफ्ते में 3 दिन मछली का सेवन करते हैं। हमें 80-20 का रूल अपनाना चाहिए और पेट पूरी तरह भरने से 20% कम भोजन करना चाहिए। आपको ज्यादातर वही भोजन करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो, ताकि आप लंबा और सेहतमंद जीवन जी सकें। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं तो यह भी आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। अगर हम रोज बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लेंगे तो हम सुस्त हो जाएंगे और हमारा ज्यादातर ऊर्जा उस कैलोरी को पचाने में खर्च होगा। इसलिए कम मात्रा में खाएं और स्वस्थ रहें। ओकिनावा के लोग सैन पिंचा पीते हैं जो ग्रीन टी और जैस्मीन के फूलों के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसके कई फायदे हैं जिसमें दिल का स्वस्थ होना, इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, तनाव से मुक्ति इत्यादि शामिल हैं। ग्रीन टी और जैस्मिन के फूलों के अलावा पाट में शिकुवासा की भी चर्चा है। इस एक प्रकार का फल है जिसे ओकिनावा के लोग खाते हैं। इसके भी कई प्रकार के फायदे हैं और इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। चैप्टर 8 जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। इस अध्याय में जब लेखक ओगिमी पहुंचता है तो वहां 80 साल की आयु के ऊपर के लोग भी फुर्तीले दिखते हैं। यहाँ के लोग हमेशा अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए टहलते हैं, साथ मिलकर नाचना गाना करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जापान में ये चीजें सदियों से मौजूद हैं जो लोगों को फुर्तीला बने रहने के गुण सिखाती है और इसे वेस्टर्न कंट्रीज भी धीरे धीरे अपना रही हैं। योग जिसका उदय भारत से हुआ था अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। योग की मदद से आप अपने दिमाग और शरीर के बीच एक अच्छा तालमेल स्थापित कर पाते हैं जिससे आप अपना जीवन सुखी, स्वस्थ और संपन्न बना सकते हैं। आपको अपने शरीर को फुर्तीला और स्वस्थ रखने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रोजमर्रा के जीवन में सामान्य मूवमेंट्स की मदद से भी शरीर को चुस्त रख सकते हैं। जैसे योगा करना बहुत ही आसान है और इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। योगा जापान और अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। इसके ढेरों फायदे हैं और आपको इसे करने के लिए ज्यादा समय भी देना नहीं पड़ता। योग करने के फायदे हैं। यह आपको इंसान को मानव प्रकृति के समीप लाता है। इसकी मदद से आप अपने दिमाग और शरीर को शुद्ध कर पाते हैं। यह परमात्मा के करीब लाता है। योग करने के लिए ढेरों शैलियां हैं जैसे कर्म योग, भक्ति योग, कुंडली योग, मंत्र योग इत्यादि। अध्याय में आप सूर्य नमस्कार करने के तरीके और फायदों को भी विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही योग के अलावा अन्य ढेरों प्रकार के मार्शल आर्ट्स की चर्चा भी की गई है। चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड वाबी साबी। इकिगाई बुक का यह अंतिम अध्याय है जिसमें बिना तनाव के जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कैसे करें के बारे में विस्तार से बताया गया है। लचीलता, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि लचीलापन हमारे जीवन में आए असफलताओं से उबरने की क्षमता है। जो लोग लचीले होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना आता है, इसलिए वे तनाव नहीं लेते और जीवन को खुशी से जीने में विश्वास रखते हैं। लचीलेपन के बारे में बताते हुए पाठ में गौतम बुद्ध जी की भी चर्चा की गई है। उनका धन और रिश्ते नाते से मोह भंग हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्वी बनेंगे, परंतु उन्हें बाद में पता चला कि न ही ज्यादा धन और न ही ज्यादा तपस्या इंसान को खुश रख सकती है। इंसान को इन सभी चीजों में एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए और इन सुख सुविधाओं में रहते हुए भी इनके गुलाम न बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मायनों में गुणी होते हैं वे अपने जीवन में लोभ,
मोह, क्रोध, क्षोभ, शर्म जैसी नकारात्मक चीजों से दूर जाने और खुशी, प्यार, आभारी होना इत्यादि को आकर्षित करने की चाह रखते हैं। इन सभी चीजों के लिए मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। ध्यान लगाने से हम सही और गलत के बीच के फर्क को समझ पाते हैं और उलझुल चीजों से ऊपर उठ पाते हैं। जापान में वाबी साबी का एक कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ है कि दुनिया और प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। हमें संसार में सिर्फ खूबसूरत और उत्तम की तलाश में रहने के बजाय दुनिया को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसी कि यह है। अंत में इस बुक समरी को यहीं विराम देते हुए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।